हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी व्यापम एस्पिरेंट का ये यूट्यूब चैनल। आज से हम जो है एडीआई के लिए जो है एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं, जो आपकी एडीआई के एग्जाम को ध्यान में रखकर विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसमें वे सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में है, साथ ही आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके एडीआई एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वर्तमान ट्रेंड को समझते हुए जो है हम एमसीक्यू सीरीज करेंगे और ये जो है एमसीक्यू आपके लिए वीक में 3 से 4 दिन के लिए आएगा। ठीक है, 100 एमसीक्यू जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं और लगातार इस सीरीज को देख लेते हैं तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में आप एक अच्छा पकड़ बना लेंगे, ताकि आपका जो 100 मार्क्स है उसमें आप मैक्सिमम नंबर जो है गेन कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार है बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, कनिंघम, लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, तो आप सबको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता खाली स्थान है शंकर तिवारी, माधवराव सप्रे, लोचन प्रसाद पांडे, कनिंघम। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता है कौन? लोचन प्रसाद पांडे जी। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे जी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, लोचन प्रसाद पांडे जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चितवा डोंगरी का गुफा कौन से जिले में है? दुर्ग जिला, राजनांदगांव जिला, रायगढ़ जिला, बालोद जिला। ठीक है, तो पहले जो चितवा डोंगरी का है ना, पहले जो चितवा डोंगरी का गुफा था वो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता था। इसके अंतर्गत आता था दोस्तों, ये राजनांदगांव के अंतर्गत आता था। ठीक है, लेकिन बाद में रिसर्च किया गया, पता चला तो ये जो जिला है एक्चुअल में राजनांदगांव में ना होकर कहाँ है? बालोद जिला में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालोद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बालोद जिला। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? ठीक है, मैकल क्षेत्र में बात करें तो सोमवंश, फणिनाग वंश, कलचुरी वंश, पांडु वंश। तो छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में कौन सा जो वंश है शासन करते थे? तो मैकल के पांडु वंश हम पढ़े हैं ना, आपको याद होगा। तो मैकल के पांडु वंश जो है मैकल श्रेणी में जो है शासन किया करते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? मतलब जो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करता है विलास तुंग, वह प्राचीन इतिहास के कौन से राजवंश से संबंधित है? नल वंश, पांडु वंश, सरपुरी वंश, सोमवंश। तो आप सबको मालूम है कि जो विलास तुंग है वो कौन से वंश से संबंधित थे? नल वंश से संबंधित थे। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, कौशल, दंडकारण्य, दक्षिण कौशल, महाकौशल। तो आप सबको मालूम होगा कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था और बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ का बात किया गया है तो छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? राजर्षि तुल्य कुल वंश, बी सरपुरी वंश, पांडु वंश, नल वंश। तो इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित कौन सा राजवंश जो है प्रथम था? तो आप सबको मालूम है राजर्षि तुल्य कुल वंश जो है इस राज्य में सर्वप्रथम राजवंश था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पाषाण कालीन साक्ष्य सबसे लंबी गुफा स्थित है? अर्जुनी में, तेरम में, बोतल्ला की गुफा, करही भदर। ठीक है, तो आप सबको मालूम है कि जो सबसे लंबी गुफा है पाषाण कालीन वो कौन सा है? बोतल्दा की गुफा। ठीक है, कौन सा गुफा है? बोतल्दा की गुफा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? सरपुरी वंश,
पांडु वंश, नल वंश, मौखरी वंश। ठीक है, तो आप सबको मालूम है सरमपुरी वंश तो छत्तीसगढ़ में शासन किया हुआ है, पांडु वंश भी छत्तीसगढ़ में शासन किया हुआ है, नल वंश भी शासन किया हुआ है, मौखरी वंश शासन नहीं किया है, जबकि मौखरी नरेश की बेटी यहाँ आई हुई थी, है ना। मौखरी वंश यहाँ शासन नहीं किए हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वसाटा देवी से विवाह किया था? तिवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त। तो हम सबको मालूम है कि मौखरी नरेश है कि पत्नी जो बेटी है वसाटा देवी, उसका विवाह किसके साथ हुआ है? हर्षगुप्त के साथ हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था? हर्षगुप्त के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय में वेनसोंग सिरपुर आया था? महाशिवगुप्त के समय में, महाशिव तिवरदेव के समय में, हर्षगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त के समय में। ठीक है, तो वेनसोंग कब आया था छत्तीसगढ़ के सिरपुर यात्रा में? तो आप सबको मालूम है कि जो वेनसोंग है वो महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में कहाँ आया था? छत्तीसगढ़ के जो है या सिरपुर के यात्रा पर आया हुआ था। आपको मालूम है 639 ईस्वी, आपको ये डेट मालूम होगा। 639 ईस्वी में वो जब भ्रमण में निकले थे तो छत्तीसगढ़ भी पहुंचे थे। ठीक है, मेनका द्वार, अगला प्रश्न देखते हैं। मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ है? शक्ति में, मदनपुर में, धनपुर में, चैतुरगढ़ में। तो मेनका द्वार कहाँ है? आपको मालूम है चैतुरगढ़ में। मेनका द्वार कहाँ है? चैतुरगढ़ में। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर है। अभी पहले प्रीवियस ईयर को देखेंगे, फिर नए क्वेश्चन आपके लिए जो है मैं बनाऊंगा। अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वर्तमान में जैसा प्रश्न पूछा जाता है वैसा। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर को हम देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि पीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मेनका द्वार का दरवाजा कहाँ है? चैतुरगढ़ में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त, भीमगुप्त। ठीक है, तो कौन से शासक है जो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया हुआ है? महाभवगुप्त। महाभवगुप्त जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में इस राज्य में पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तिवरदेव, नंदराज, हर्षगुप्त, श्रीगुप्त। तो आपको मालूम है कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण किया हुआ था? तिवरदेव। ठीक है, क्योंकि वो सभी क्षेत्र को जीत लिया था, इसलिए क्या किसको उपाधि धारण किया था? कोसलाधिपति का। ठीक है, एक सकल कोसलाधिपति और एक कोसलाधिपति, मंडलाधिपति। आपको ये सब मालूम होना चाहिए किसका किसका उपाधि है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऐसा क्वेश्चन खासकर व्यापक में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार के कथन वाला जो क्वेश्चन है आपके पीएससी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अगर हम बात करें इसमें तो जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है, ये बात एकदम सत्य है। मतलब पहला तो सही है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणी अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, ये बात भी एकदम सत्य है। तो 1 और 2 तो सत्य है। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया था, नहीं भाई, मोक्ष अनुग्रह नीति की तरफ जो है उसने इस राज्य को शामिल नहीं किया था, छोड़ दिया था। तो 3 तो इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एवं 2। 1 एवं 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल के नाम से, छत्तीसगढ़ के नाम से, दंडकारण्य के नाम से, इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में
छत्तीसगढ़ को दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण दिक के नाम से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित थे? सरबपुरी वंश से, कलचुरी वंश से, पांड्य वंश से, नल वंश से। तो प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित शासक थे? तो सरबपुरी वंश से संबंधित शासक थे 5वीं 6वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? नल वंशी, सरबपुरी वंशी, पांडुवंशी, सोमवंशी। तो आपको मालूम होगा जो मौखरी नरेश की पुत्री थी वासाटा देवी, उसने अपनी पति के याद में, हर्षगुप्त के याद में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसको लक्ष्मण मंदिर के नाम से हम जानते हैं। तो वो कौन से वंश से संबंधित थी? पांडु वंश से। ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ के माथे पे चमकता सूरज या लाल बिंदी भी कहा जाता है इस मंदिर को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कथन भी कही गई है इस मंदिर के लिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। दूसरा, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। ठीक है, तो चलिए अगर इसको अध्ययन करें तो याद रखेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ कभी भी, है ना, हमारा छत्तीसगढ़ कभी भी मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। याद रखें, मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह अनुमान लगाया जाता है कहीं कहीं, लेकिन सम्मिलित नहीं था। याद रखेंगे। ठीक है, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ, ये बात एकदम सत्य है। अशोक के कलिंग अभिलेख में इस बात की पुष्टि होती है, ये बात भी सत्य है। ठीक है, ये दोनों बात। ठीक है, तो लेकिन जो प्राचीन छत्तीसगढ़ है वो सम्मिलित है, ये है ना, ये बात सही नहीं है। ठीक है, अशोक के कलिंग अभिलेख में ये हिस्सा था ऐसा कहा जाता है, लेकिन प्राचीन छत्तीसगढ़ को नहीं कहा जाता। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं 2 और 3। 2 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीनी इतिहासकार वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? मल्हार की, जांजगीर की, दमोदरा की, गिरौदपुरी की। ठीक है, तो चीनी यात्री वेनसांग ने छत्तीसगढ़ किस स्थल की यात्रा की थी? तो जांजगीर की। ठीक है, जांजगीर की यात्रा की थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आंसर जांजगीर लिया गया है, तो जांजगीर की यात्रा के लिए थी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेनसांग ने 17वीं शताब्दी में यात्रा की थी? सिरपुर की, कबीरधाम की, अंबिकापुर की, अहिवारा की। ठीक है, तो हमको मालूम है कि अगर हम इसको क्वेश्चन को पढ़े तो वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी, ये बात आप सबको मालूम है, क्योंकि एक ही नाम ऐसा है जो पढ़ा हुआ लगता है वेनसांग के यात्रा विवरण में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ का राजवंश और शासक सुमेलित है? सरबपुरी वंश भौदत्त वर्मा, पांडुवंश महाश्रीगुप्त बालावर्जुन, सोमवंश जगदेव भूषण, नल वंश प्रसन्नमान। तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा जो क्या है, सुमेलित है, क्योंकि महाश्रीगुप्त बालार्जुन कौन थे? पांडुवंशी थे। ठीक है, पांडुवंशी से लगभग 60 सालों तक इन्होंने शासन किया हुआ है। ठीक है, इसके काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? दक्षिण कौशल के नाम से, उत्तर कौशल के नाम से, महाकौशल के नाम से, सीबी कौशल के नाम से। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को दक्षिण कौशल के नाम से संदर्भित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाला सरबपुरी राजवंश का राजधर्म निम्न में से क्या था? शैव था,
वैष्णव था, शाक्त था, बौद्ध था। तो सरबपुरी राजवंश, ठीक है, कौन से धर्म से संबंधित था? तो शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म। ठीक है, देखो यहां से याद रखें सरबपुरी, सरबपुरी जो है वैष्णव धर्म, इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये एडीआई एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, पिछली बार याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसर राज्य का राजा निम्न में से कौन था? स्वामीदत्त, व्यागराज, विष्णुगुप्त, महेंद्र। ठीक है, तो जो दक्षिण अभियान के दौरान जो है समुद्रगुप्त ने दो राजाओं को पराजित किया था, एक महेंद्र और दूसरा व्याघ्र, और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर व्यापम जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें इसको लिया गया है, महेंद्र को पराजित किया गया था। ऐसा लिया है क्योंकि महेंद्र को पराजित किया था। ठीक है, तो महेंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? सरबराज, नरेंद्र, सुदेव, प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो आपको मालूम है अगर स्वर्ण सिक्के के बाद जहां कहीं भी बोला जाए, ठीक है, सरबपुरी राजवंश में, तो प्रसन्न मात्र जो राजा है उन्होंने स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाया था। ये सीजीपीएससी मेंस 2011 का प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? ताम्रपत्र जारी करने की तिथि एवं वर्ष, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, ताम्रपत्र के लेखक एवं उत्कीर्णक का नाम, ताम्रपत्र पर चित्र। ठीक है, तो सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? चित्र नहीं होता था भाई। जारी करने की तिथि होता था, वर्ष भी होता था। ठीक है, लेखक का नाम उत्कीर्ण होता था लेकिन चित्र नहीं होता था। सरबपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? वैष्णव धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया हूं कि जहां सरबपुरी या अमरार्य कुल के शासक का बात आई वो लोग जो है वैष्णव धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? वैष्णव धर्म को। किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति का जो उपाधि है धारण करते थे? सोमवंशीय, सरबपुरी वंशीय, राजर्षि तुल्य कुल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या होगा? सोमवंश। ठीक है, मैकाल के पांडुवंश या सोमवंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिरपुर के सोमवंश, पांडुवंश और ओडिशा। तो इसलिए ये त्रिकलिंगा मतलब 3 क्षेत्रों को जीतने वाला ऐसा कहा जाता है। तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि ये धारण करते थे सोमवंश या पांडुवंश के नाम से कहीं कहीं हम पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा था सोम अलग है और पांडु अलग है, थोड़ा सा इनमें भिन्नता है। ठीक है, बहुत डिटेल आप अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था। प्राचीन काल के बस्तर चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। भोरमदेव मंदिर शिलालेख फनी नागवंश से संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने करवाया था क्या भाई? नहीं भाई। ठीक है, ये बात सही नहीं है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जो है वसाटा देवी ने करवाया था, वो पांडु वंश से संबंधित है, सरबपुरी वंश से संबंधित नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया, पहला सही नहीं है, पहला गलत है। प्राचीन काल के बस्तर चित्रकूट के नाम से जाना जाता था, ये बात सही है। प्राचीन काल के जो बस्तर है वो चित्रकूट के नाम से जाना जाता था, ये बात सही है। भोरमदेव मंदिर शिलालेख फनी नागवंश से संबंधित है, ये भी सही है। तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 एवं 3। क्या हो जाएगा? 2 और एवं 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न लिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में बात किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात किया जा रहा है तो ये चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तो केवल एक अभिलेख ऐसा दिख रहा है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित, तो वो है राजिम अभिलेख। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र
दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? नल वंश, राजर्षि तुल्यकुल वंश, सरबपुरी वंश, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो रिद्धिपुर ताम्रपत्र है और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है, ठीक है, ये कौन से वंश से संबंधित है? तो नल वंश से। ठीक है, नल वंश याद रखेंगे, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित में से किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? सूर, दैत्यवर्मा, विभीषण, उपरोक्त सभी। तो आप सबको मालूम है, अगर आप भीमसेन का आरंग ताम्रपत्र पढ़े होंगे तो उसमें सूर का नाम भी देखने को मिलता है, दैत्य का भी नाम, दैत्य प्रथम, दैत्य द्वितीय का नाम, विभीषण का नाम देखने को मिलता है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता था, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ के क्षेत्र थे। पहला कोसला या कोसल, दूसरा कुरार, तीसरा महाकांतर और पिष्टपुर। है ना, ये कोसला नहीं है, कोसल है। तो दक्षिणापथ अभियान के दौरान, ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र को जीता हुआ था समुद्रगुप्त? तो आपको मालूम है, एक कोसल, ठीक है, एक कौन सा है? कोसल और महाकांतर। तो 1 और 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 एवं 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया? राजर्षि तुल्यकुल वंश, नल वंश, सरपुरी वंश, चक्रकोट का नागवंश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको छत्तीसगढ़ में शासन किया, इसको जमाते हुए क्रम में हमको लिखना है, काल क्रम का सही होगा, है ना, कि पहले कौन शासन किया, फिर द्वितीय में कौन शासन किया, तीसरा में कौन शासन किया। तो आप सबको अगर मालूम होगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ किसने शासन किया था? चलिए इसको जमाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नल वंश, है ना, सबसे पहले नल वंश याद रखेंगे। नहीं, 1 मिनट, इसको अपन जमाते हैं। तो सबसे पहले सरबपुरी वंश आएगा। ठीक, इसको सरबपुरी वंश, सबसे पहले सरबपुरी वंश, उसके बाद सरबपुरी वंश के बाद राजर्षि तुल्यकुल वंश, आम्रारी कुल्य जिसको बोलते हैं, उसके बाद नल वंश और उसके बाद चक्रकोट। मतलब 2 और उसके बाद 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो 2 1 3 4 किसमें है? तो 2 1 3 4 है सी ऑप्शन में। ठीक है, किसमें है? सी ऑप्शन में। ठीक है, 2 में यहां थोड़ा सा इसका आंसर आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा मेरे को डाउट जा रहा है इसमें। ठीक है, चलिए, तो 2 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 3 4, 2 के बाद राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, देखो सबसे पहले तो सरबपुरी वंशों ने शासन किया, ये बात एकदम सत्य है। ठीक है, सरबपुरी वंशों ने शासन किया। उसके बाद जो है नल वंश आना चाहिए, है ना, नल वंश आना चाहिए। और नल वंश के बाद जो है राजर्षि तुल्य, तो इसको आप करेक्ट कर लें दोस्तों। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, तो डी जो है, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर डी। ठीक है, आप इसको मिला लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, ये बात सत्य है। सरबपुरी वंश के राजा प्रसन्न राज ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी, ये बात भी सत्य है। पांडुवंशीय राजा महाश्रीगुप्त बाला अर्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। तो चलिए अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चलिए आप बताइए। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें तो महेंद्र को पराजित किया था, ये बात एकदम सत्य है। सरबपुरी प्रसन्न राज ने प्रसन्नपुर की स्थापना की थी, ये भी बात सत्य है। और बाला अर्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों की निर्माण कराया था, ये भी बात सही है। कहने का मतलब 1 2 और 3 तीनों सही हैं, मतलब ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? प्रयाग प्रशस्ति, गया अभिलेख, किरारी काष्ठ का अभिलेख, नालंदा अभिलेख। अभी आपको
पढ़े होंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर मालूम हो गया होगा कि प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए, मूर्ति कला के लिए, काष्ठ कला के लिए, संगीतकार के लिए। तो आपको मालूम है शैल चित्र के लिए जो है रायगढ़ की सिंघनपुर की गुफा जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए। धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़, कबड़ा पहाड़ जिला रायगढ़। तो आपको इसको कालक्रम में, पाषाण युग के कालक्रम में जमाते हुए लिखना है भाई। ठीक है। औजार तो सभी जगह से प्राप्त हुआ है, लेकिन पहले कहाँ प्राप्त हुआ है, उसके बाद कहाँ प्राप्त हुआ है, इसको जमाते हुए लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले सिंघनपुर, तो पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले सिंघनपुर आएगा। ठीक है। पहले सिंघनपुर, और सिंघनपुर के बाद आ जाएगा आपका कबड़ा पहाड़। पहले सिंघनपुर आएगा, फिर कबड़ा पहाड़ आएगा, उसके बाद धनपुर आ जाएगा, फिर अर्जुनी आ जाएगा। कहने का मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब सी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, 3 4 1 2। ठीक है। तो याद रखेंगे पहले नंबर पर सिंघनपुर से हमको जो है औजार प्राप्त हुआ है, फिर कबड़ा पहाड़ से, फिर धनपुर से, फिर अर्जुनी जिला दुर्ग से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? दुर्ग से, रायपुर से, बिलासपुर से, रायगढ़ से। तो आपको मालूम होगा कि जो कुषाण वंश के सिक्के हैं हमको बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महासिगुप्त समकालीन था हर्षगुप्त का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, गौतमीपुत्र सातकर्णी का। ठीक है। तो महासिगुप्त जो था किसके समकालीन था? तो वो जो है एक्चुअल में इसका आंसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होना चाहिए, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है। और ये नहीं, एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षगुप्त। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षगुप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। क्योंकि उनका मृत्यु हुआ था उन्हीं के समय में, फिर मृत्यु होने के बाद जो है निर्माण होता। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षगुप्त। ठीक है। मेरे को ये नाम देख के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम देख के थोड़ा सा डाउट था इस प्रश्न में, बट इसका सही आंसर जो है हर्षगुप्त होगा। ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है। क्योंकि महासिगुप्त बालार्जुन भी पराजित हुआ था, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसीलिए मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीवरदेव अनुयायी था वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, शाक्त धर्म का, जैन धर्म का। ठीक है। तो तीवरदेव किसका अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। किसका अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। ठीक है। भांडक शिलालेख का संबंध है भवदेव से, उदयन से, बालार्जुन से, इंद्रबल से। ठीक है। तो भांडक शिलालेख का संबंध किससे है? भवदेव से। इससे है भांडक भवदेव, ऐसा याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरबपुरी शासकों की राजधानी थी सिरपुर, चंपारण, मल्हार, बारसूर। तो सरबपुरी शासकों की राजधानी थी। ठीक है। तो सरबपुरी राजवंश की राजधानी क्या थी? सिरपुर। स से याद रखेंगे, सिरपुर। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था दंडकारण्य के, प्राग कौशल के, उत्तर कौशल के, दक्षिण कौशल के। ठीक है। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता था? दक्षिण कौशल के अंतर्गत आता था। ठीक है। और बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है। प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित जलाश्रय कहाँ है? सिंघनपुर रायगढ़, रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा, चंदखुरी रायपुर, कुटुमसर बस्तर। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के से लेकर जो ऐतिहासिक काल तक है वहां के शैलचित्र कहाँ स्थित है? तो सिंघनपुर रायगढ़ में। ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको अनेकों आपको शैलचित्र देखने को मिलता है। सिरपुर के पांडु वंश के महासिगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? बौद्ध, वैष्णव, शैव, जैन। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शैव। क्योंकि महासिगुप्त बालार्जुन, यहां से आप डायरेक्ट ऐसा भी याद रख सकते हैं। थोड़ा सा आपको याद करने के लिए बता दूं, यहाँ सिगुप्त लिखा है। क्या लिखा है? सिगुप्त। तो शैव धर्म, सिगुप्त शैव धर्म, ऐसा आप याद रख सकते हैं जैसे मैंने याद रखा है। तो शैव धर्म से ये संबंधित था। ठीक। चलिए कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, डोंगरगढ़। तो कामावती नगरी आज जो है डोंगरगढ़ के
नाम से जानी जाती है। ठीक है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है। ठीक है, वहाँ बौद्ध सम्मेलन होता है, आपको ये मालूम होगा ये बात। ठीक है, वार्षिक सम्मेलन रखा जाता है वहाँ। भारतीय चित्रकला में वरुण का मंदिर कहाँ स्थित है? हरचौका में, सीता बेंगरा में, लक्ष्मण बेंगरा में, जोगीमारा में। तो भारतीय चित्रकला में वरुण का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वरुण का मंदिर है लक्ष्मण बेंगरा में। कहाँ है? लक्ष्मण बेंगरा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं बोरा से, ठाकुरदिया से, तेरासिंघा से, आरंग से। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के ताम्रपत्र हमको बोरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहमनी ताम्रपत्र किससे संबंधित है? जयबल से, वत्सराज से, भरत बल से, नागबल से। ठीक है, तो बहमनी ताम्रपत्र जो है भरत बल से संबंधित है। सर्वप्रथम त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाला शासक है महाशिवगुप्त बालार्जुन, नंद प्रथम, महाभवगुप्त जन्मजय, महाशिव तिवर्देव। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले अगर इस क्वेश्चन को याद होगा आपको तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब सर्वप्रथम। अगर त्रिकलिंगाधिपति, यहाँ सर्वप्रथम की बात किया है ना। एक कोसलाधिपति अभी पढ़े थे आप तिवर्देव के बारे में, तो महाभवगुप्त जन्मजय जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, जो सोमवंशी शासक थे वो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जनरली जो है धारण किया करते थे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाणकालीन तथा उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कबड़ा पहाड़ से, महानदी घाटी से, सिंघनपुर से, महानदी घाटी एवं सिंघनपुर दोनों जगह से। ठीक है, तो पूरा पाषाणकालीन तथा उत्तर पाषाणकालीन जो साक्ष्य है महानदी घाटी व सिंघनपुर दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं इसके साक्ष्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस स्थान पर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? महानदी घाटी के किनारे, चितवा डोंगरी किनारे, सिंघनपुर, पैरी नदी के क्षेत्र में। तो आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ में एक जगह बंदरगाह होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, वो है पैरी नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ? पैरी नदी के किनारे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवाहन वंश के उपरांत छत्तीसगढ़ में किस राजवंश ने शासन किया? ठीक है, तो सातवाहन के बाद किस वंश ने शासन किया? मेघ वंश ने। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं MSK MVG, MSK MVG ऐसे करके याद रखें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ लेख जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? शिवरी नारायण, किरारी, मल्हार, सीपत। तो इसका आंसर आपको मालूम होगा कि जो सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ है, ठीक है, इस यहाँ ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? किरारी से। और इसमें जितने भी उस समय पद में थे उन सबका पद का उल्लेख किया गया इस काष्ठ स्तंभ में, है ना। जो किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से डिटेल अध्ययन करेंगे इसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सर्वप्रथम धातु प्रतिमा तारा कहाँ की है? जोगीमारा, मल्हार, सिरपुर, इनमें से कोई नहीं। अगर तारा नाम आता है तो सिरपुर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तारा नाम आता है तो सिरपुर याद होना चाहिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्यकालीन विष्णु जी की चतुर्भुज प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये बात आपको मालूम होगा, रतनपुर से, सिरपुर से, मल्हार, खरौद से। तो विष्णु जी की चतुर्भुज प्रतिमा मल्हार से। ठीक है, 2 रानियों ने इसका निर्माण कराया था, आपको मालूम होगा। ठीक है, अभी इतना डिटेल नहीं जाते, डिटेल के लिए मैं अलग से क्लास लूंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अभी हम प्रतिदिन 100 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, 100 क्वेश्चन इसमें करेंगे। उसके बाद जब इस क्वेश्चन को एक बार अपन कंप्लीट कर लेंगे तो इसका डिटेल व्याख्या के साथ जो है हम कुछ चीजें और देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना 90% तक रहेगा, वैसे चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरपुरी राजवंश के किस शासक द्वारा गरुड़, संग तथा चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के चलाए गए? सरबराज के द्वारा, नरेंद्र के द्वारा, प्रसन्न मात्र के द्वारा, महासुदेव राज के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे गरुड़, संग, चक्र अंकित स्वर्ण सिक्के प्रसन्न मात्र के द्वारा चलाया गया। अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। किरारी के बारे में क्या सही है? काष्ठ स्तंभ पाया गया है, जांजगीर चांपा में स्थित है, वर्धश्री का उल्लेख मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जो किरारी का
कास्ट स्तंभ है ना, ये तो एक कास्ट स्तंभ है किरारी का, जो जानकी चांपा जिले से हमको प्राप्त हुए एक तालाब से। ठीक है, तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्धश्री का अभिलेख मिला है नहीं भाई। ठीक है, चित्रांगदपुर किसे कहा जाता है? पलारी, सिवरी नारायण, राजिम, सिरपुर। ठीक है, तो चित्रांगदपुर किसे कहा जाता है? सिरपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया रत्नदेव प्रथम, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, रत्नदेव द्वितीय। तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जयमय विक्रमादित्य। ठीक है, इन्होंने जो है पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था। प्राग ऐतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल के चित्र शैलाश्रय कहाँ है? सिंघनपुर, इसको आप मालूम होगा, अभी इसका आंसर अपन पढ़े थे तो ये रिपीट हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवपाषाण काल के औजार दुर्ग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अर्जुनी से, लोहारा से, बालोद से, पाटन से। तो दुर्ग जिले के किस स्थान से नवपाषाण काल के औजार हमको प्राप्त हुए हैं? तो अर्जुनी से। कहां से? अर्जुनी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? मेघवंश से, राजसी तुल्यकुल वंश से, पर्वत द्वारक वंश से, सोमवंश से। तो जो राजा तुष्टिकर है वो किस वंश से संबंधित थे? पर्वत द्वारक वंश से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीनी यात्री वेन्सा के अनुसार दक्षिण कोसल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट बिंदुसार ने, सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने, सम्राट अशोक ने। तो बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। ठीक है, जो आज तक पता नहीं है कहाँ पास है, लगातार खुदाई चल रही है अभी तक, लेकिन इसका सटीक जानकारी नहीं मिला है कि ये बौद्ध स्तूप कहाँ पास है। ठीक है, बट हम ये पढ़ते हैं कि जो अशोक है सिरपुर में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। ठीक है, खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना है? हनुमान की, राम सीता की, शिवलिंग की, शेष विष्णु की। तो आपको मालूम है खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में जो है शिवलिंग की स्थापना है, जिसमें 1 लाख छिद्र है। ठीक है, उसमें और ऐसा मान्यता है कि उसमें 1 लाख चावल के दाने भी चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो जिसका जल सीधा पाताल लोग जाता है ऐसा कहा जाता है उन छिद्रों के माध्यम से। तो शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कुटुम्बसर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, कैलाश गुफा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए कैलाश गुफा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांडु वंश या सोमवंश के समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? कोसल, दक्षिण कोसल, प्राग कोसल, छत्तीसगढ़। तो पांडु वंश या सोमवंश के समय छत्तीसगढ़ का नाम था प्राग कोसल। क्या था? प्राग कोसल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंद्रबल ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? रत्नदेव, नंदराज प्रथम, पृथ्वीदेव, जयजल्यदेव। ठीक है, इंद्रबल ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो याद रखेंगे नंदराज प्रथम ने, नंदराज प्रथम को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है, पांडु वंश के किस राजा ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया होता? महाशिव, तिवरदेव, नंददेव द्वितीय, हर्षगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको मालूम है कि पांडु वंश के लोग सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे, ये बात पहले आपको बता दिया था। और सकल कोसलाधिपति की उपाधि महाशिव तिवरदेव ने धारण किया था। ठीक है, गुप्त वंश की वास्तविक राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजिम, रायपुर, दुर्ग। तो गुप्त वंश की वास्तविक राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, जिसको पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुप्त काल के समय छत्तीसगढ़ पर किस राजा ने शासन किया? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो गुप्त काल के समय छत्तीसगढ़ पे किस राजा ने शासन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस राजा ने शासन किया। यहां शासन की बात किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहां चंद्रगुप्त द्वितीय आना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय और का विवाह की पुत्री का विवाह यहां हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, यहां इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से चंद्रगुप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ आंसर जो लिया गया है इसका एग्जाम में वो समुद्रगुप्त लिया गया। तो इसमें एक थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन है, इसको क्लियर करूंगा मैं और एक बार।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको डाउट बना के रखिएगा। 75 क्वेश्चन आप पिन कर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, ताकि मैं इसका आंसर आपको ढूंढकर दे सकूं। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल के सिक्के कहाँ से मिले हैं? रायपुर से, बिलासपुर से, दुर्ग से, डी, ए, बी एवं सी से। तो गुप्त काल के सिक्के हमको कहाँ से मिले हैं? दुर्ग से। कहाँ से मिले हैं? दुर्ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धनुर्धारी सिक्का किस वंश का है? गुप्त वंश का, नल वंश का, वाकाटक वंश का, कलचुरी वंश का। तो धनुर्धारी सिक्का जो है किस वंश का है? गुप्त वंश का। ठीक है, गुप्त वंश का धनुर्धारी सिक्का हमको प्राप्त हुआ है। किस राजवंश के समय मल्हार में एक समृद्ध नगर बना? ठीक है, मल्हार एक समृद्ध नगर बना। वाकाटक वंश के समय, कलचुरी वंश के समय, गुप्त वंश के समय, सोम वंश के समय। ठीक है, तो गुप्त वंश के समय जो मल्हार है वो एक समृद्ध नगर बना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नल या नाग वंश का शासन छत्तीसगढ़ पर कब तक रहा? 5वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 5वीं से 7वीं शताब्दी, और ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ये 2री शताब्दी है। ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, और इसको ये डी ऑप्शन हो जाएगा, और 2री शताब्दी कर लो। इसको क्या कर लेंगे? 2री शताब्दी। ठीक है, तो नल वंश का शासन, ठीक है, नल वंश का शासन कब से कब तक था? तो याद रखेंगे आप लोग इसको। इसमें ऑप्शन ही थोड़ा सा, नल वंश का शासन देखते हैं तो 5वीं से 7वीं शताब्दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5वीं से 7वीं शताब्दी, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 4वीं से 5वीं शताब्दी भी दिया है और 5वीं से 7वीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं से 7वीं शताब्दी। चलिए, नल या नाग वंश की राजधानी कहाँ थी? कोरापुट, नंदीवर्धन, रायपुर, अरंग। नल या नाग वंश की राजधानी कहाँ थी? आपको मालूम है, कोरापुट। ठीक है, कोरापुट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नल वंश का संस्थापक कौन था? शिशुक, वृषराज, व्याघ्रराज, अर्थपति। तो नल वंश का जो संस्थापक था वो है शिशुक। कौन है? शिशुक। नल वंश के किस राजा ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया? ठीक है, तो शिशुक, व्याघ्रराज, भवदत्त वर्मा, विलासतुंग। तो राजीव लोचन मंदिर, विलासतुंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नल वंश के किस राजा ने सोने के सिक्के चलाए? अर्थपति, नंदराज, विरूपाक्ष, पृथ्वी व्याघ्र। ठीक है, तो नल वंश के किस राजा ने सोने के सिक्के चलाया है? तो आपको मालूम है, अर्थपति। इसने अर्थपति ने। वराहराज नामक नल शासक की मुद्रा कहां से मिली है? रायपुर से, सिरपुर से, आरंग से, कोंडागांव से। ठीक है, तो वराहराज नामक नल शासक की मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है हमको? तो एड़ंगा, कोंडागांव। ठीक है, चलिए राजिम के अभिलेख में नल वंश के किस राजा का वर्णन है? पृथ्वीराज का, वृषभराज का, स्तंभराज का, विलासतुंग का। तो राजिम के अभिलेख में जो है किस राजा का वर्णन हमको देखने को मिलता है? तो अभी हम पढ़े हैं विलासतुंग का। ठीक है, चलिए नल वंश में महामंडलेश्वर कितने गांव का प्रमुख हुआ करता था? 1 लाख गांव का, 10,000 गांव का, 1,000 गांव का, 100 गांव का। तो महामंडलेश्वर 1 लाख गांव का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरबपुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? सरबराज ने, प्रवरराज ने, सुदेवराज ने, प्रसन्न मात्र ने। तो सरबपुरी राजवंश की स्थापना सरबराज ने किया था। सरबपुरी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? सारंगगढ़, बिलासपुर, रायपुर, आरंग। तो सरबपुरी राजवंश की राजधानी थी आपका सारंगगढ़। ठीक है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है, इसकी राजधानी सारंगगढ़ ही थी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। विश्व की प्राचीनतम रंगशाला छत्तीसगढ़ के किस गुफा में है? सिंघनपुर की गुफा, कैलाश गुफा, रामगढ़ की गुफा, कबड़ा पहाड़ गुफा। ठीक है, तो विश्व की प्राचीनतम रंगशाला जो है रामगढ़ की गुफा में है। कहाँ है? रामगढ़ की गुफा में। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम है कांतार, दंडकारण्य, महाकौशल, कौशल, महाकौशल। ठीक है, तो
तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम है कोसल महाकोसल। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। लौह कुश का जन्म स्थली वाल्मीकि आश्रम है तुरतुरिया, खरौद, रामगढ़ और धमतरी। तो लौह कुश का जन्म स्थली और वाल्मीकि आश्रम है तुरतुरिया में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनेश्वर महादेव मंदिर लाखाचौर मंदिर किस जिले में है? बालोद जिले, कोरबा जिले, जांजगीर चांपा जिले, रायपुर जिला। ठीक है, तो लखनेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा है रामगढ़ में, कैलाश में, बालोद में, कवरा पहाड़ में। तो सीता बेंगरा की गुफा कहाँ है? आपको मालूम है, ये रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है सीता बेंगरा की गुफा। महाभारत काल का लाखागृह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? खल्लारी, आरंग, धमतरी, जांजगीर। तो खल्लारी से महाभारत काल के लाखागृह के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। अर्जुन पत्नी चित्रांगदा कहाँ की राजकुमारी थी? भांडेर की, रतनपुर के, महासमुंद, सिरपुर। तो अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा सिरपुर की राजकुमारी थी, ये बात आपको मालूम होगा। चलिए, पुरातात्विक डॉक्टर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र किस महाजनपद का भाग था? चेदी महाजनपद, काशी जनपद, अवंती, कन्नौज। ठीक है, तो चेदी से बना है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो किस महाजनपद का भाग था? चेदी। ठीक है, किस ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए और 3 माह तक यहाँ के राजधानी में प्रवास किया? अवदान शतक के अनुसार, जोगी मारा अभिलेख के अनुसार, गुंजी अभिलेख के अनुसार, खूब तमाशा के अनुसार। ठीक है, तो अवदान शतक के अनुसार याद रखेंगे। इसके अनुसार अवदान शतक के अनुसार जो है वे संघ सिरपुर आए थे और 3 माह तक इन्होंने यहाँ निवास किया। मौर्यकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? राजपुर से, करही भदर से, अकलतरा ठठारी से, अर्जुनी से। तो मौर्यकालीन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? अकलतरा ठठारी से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवदत्त देवदासी सुतनुका का प्रेम प्रसंग का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख, जोगी मारा अभिलेख से, गुंजी से, प्रयाग प्रशस्ति थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोगी मारा अभिलेख से जो है देवदत्त और देवदासी सुतनुका का प्रेम प्रसंग का वर्णन अभिलेख हमको देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है? नदियों का, समुद्रों का, विंध्याचल का, रेवा नदी का। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किसका वर्णन देखने को मिलता है? हमको समुद्रों का जो है वर्णन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रहा आज का 100 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो है मिस प्रिंट था जिसके कारण आंसर में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। कोशिश रहेगा कि ऐसे प्रश्नों को जो है सुधारा जाए, है ना, क्योंकि पीडीएफ बनाने समय, टाइपिंग करते समय कुछ बातें ध्यान नहीं रहता, तो इस कारण मिस्टेक हो जाती है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, आगे से ध्यान रहेगा कि जो क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जो गलत हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है, उसको करेक्ट कर ले। ठीक है, ताकि आगामी जो अपन क्वेश्चन लेके आएंगे उसमें आपको सबका आंसर सही सही मालूम हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अपन डिटेल के साथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से रीड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है सम्मिलित करने की कोशिश करूंगा ताकि चीजें आपसे रिवाइज होता रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।